हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत दोस्तों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आज के इस टॉपिक में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का यूनिट 2 है आपका सेकंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से उससे रिलेटेड जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन, पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू, बल्क मटेरियल डेंसिटी, टाइप्स ऑफ मटेरियल रिकवर्ड, मैकेनिकल प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबिलिटी, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। मेनली हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट आ सकता है उन सारे चीज़ों को हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, साथ साथ उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट भी देखेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आए। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते दोस्तों म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट यूनिट 2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टर्म जो हम मतलब किस प्रकार के वेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या रखते हैं। फर्स्ट है वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, डेब्रिज। जो आपका इंडस्ट्रियल का वेस्ट है, इंडस्ट्री का वेस्ट है, उसको रखते हैं। साथ साथ कंस्ट्रक्शन डिमोलेशन के डेब्रिज को रखते हैं। कंस्ट्रक्शन डिमोलेशन आसानी से आप समझते होंगे, जहाँ बड़ा बड़ा मान लीजिए जैसे नोएडा में, आपने सुना होगा दोस्तों, नोएडा में जो कितनी बड़ी ट्विन टावर था, ट्विन टावर को उड़ा दिया गया, ओके, बम से उसको ध्वस्त कर दिया, तो वहाँ से कितना सारा मलबा पैदा हुआ होगा। उस मलबे को कहीं ना कहीं फिर तो उसका कुछ करेगा, उसका मलबा का इस्तेमाल करेगा। ऑल राइट, तो उसी को कंस्ट्रक्शन डिमोलेशन डेब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट है वेस्टेज फ्रॉम प्राइवेट होम्स, कॉमर्शियल एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे प्राइवेट होम से निकलता है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, स्कूल्स कॉलेज वगैरह से निकल सकता है, उसको रखते हैं। साथ साथ माइनिंग वेस्ट को रखते हैं या एग्रीकल्चर वेस्ट को रखते हैं। तो म्युनिसिपल सॉलिड में अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो जो हमारे घरों से निकलता है दोस्तों, क्योंकि हमारे घर का कचरा आप देखते हैं, जो हमारे घर का वेस्ट निकलता है अल्टीमेटली कहाँ म्युनिसिपलिटी वाले ले जाते हैं और उसका वो सेग्रीगेशन वगैरह करते हैं, बाद में कंपोस्टिंग करते हैं। जैसे इंदौर में तो बहुत बड़े पैमाने पर कंपोस्टिंग होता है और का इनकम का भी बढ़िया स्रोत है, वहाँ से गैस जनरेट किया जाता है, CNG वगैरह, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, तो जो प्राइवेट होम से निकलता है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, स्कूल कॉलेज वगैरह से निकल सकता है, ऑफिस से निकल सकता है और इंस्टीट्यूशन वगैरह से। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए और अच्छे से इसको देखते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इट मे बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी, नॉर्मली डिस्कार्डेड एज यूजलेस और अनवांटेड। इसके अंतर्गत हम वो सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को रखते हैं जो सोसाइटी में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको सोसाइटी ने डिस्कार्ड कर दिया, मतलब एकदम सेग्रीगेट कर दिया, हटा दिया, उसके यूज़ का नहीं है, यूजलेस है, उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। ऑल राइट, दिस गार्बेज इज जनरेटेड मेनली फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। मेनली ये कहाँ से जनरेट होता था आपका, रेसिडेंशियल से या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जनरेट हो सकता है। इट इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, हेजार्डस सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, मार्केट वेस्ट, यार्ड वेस्ट एंड स्ट्रीट स्वीपिंग। ये सारे वेस्ट को हम म्युनिसिपल के अंतर्गत रख सकते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट है आपका, हेजार्डस सॉलिड वेस्ट कुछ हो सकता है आपके, हेजार्डस आप घर से भी जनरेट होता है दोस्तों। हमने पहले भी बात किया था कि आपका जो हीट का हो सकता है कि आपने हीट यूज़ किया है मॉस्किटो को मारने के लिए, वो आपका क्या हेजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत ही आएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट तो है ही। कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कुछ जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन वगैरह होता है वहाँ से जो निकल सकता है, मार्केट यार्ड से, स्ट्रीट से, इन सब से जो वेस्ट निकलता है उसको हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट जनरेटेड इन म्युनिसिपल और नोटिफाइड एरियाज इन आइदर सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्म, एक्सक्लूडिंग इंडस्ट्रियल हेजार्डस वेस्ट बट इंक्लूडिंग ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए इसके अंतर्गत जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, ये सब सारे चीज़ें जो निकलती है वो हो सकता है सॉलिड फॉर्म में और सेमी सॉलिड फॉर्म में। कुछ जैसे लिक्विड वगैरह भी निकलता है तो वो भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत ही जाएगा। ओके, थोड़ा बहुत हेजार्डस वेस्ट भी इसमें इंक्लूड है, बट इंक्लूडिंग ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। लेकिन अगर जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटेड हो उसी को इसके अंतर्गत रखेंगे। ऑल राइट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कॉमनली नॉन एज ट्रैश और गार्बेज इन द यूनाइटेड स्टेट एंड रबिश इन ब्रिटेन। देखिए ये भी अच्छा पॉइंट है दोस्तों, फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ सकता है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कॉमनली नॉन एज ट्रैश और गार्बेज इन द यूनाइटेड स्टेट। US में इसको हम ट्रैश और गार्बेज बोलते हैं, लेकिन ब्रिटेन में इसको रबिश बोला जाता है। वैसे हम लोग गार्बेज और रबिश में अंतर जानते हैं दोस्तों। गार्बेज के अंदर पुट्रिसेबल, जो भी हमारा पुट्रिसेबल वेस्ट है, जो डिकम्पोजेबल है, बायोडिग्रेडेबल, उसको हम गार्बेज के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट हो सकता है, अनियन पील हो गया, वेजिटेबल पील हो गया, ये सब हम गार्बेज के अंतर्गत रखते हैं। पेपर हो सकता है आपका, जो पेपर बायोडिग्रेडेबल है वो गार्बेज के अंदर रखते हैं। और रबिश में अंदर हो गया आपका प्लास्टिक हो गया, बोटल्स हो गया, जो नॉन पुट्रेसेबल है, जो नॉन डिकम्पोजेबल, उसको हम रबिश के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ध्यान रखिएगा, US में, यूनाइटेड स्टेट में जो आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रैश और गार्बेज बोलते हैं, और ब्रिटेन में इसी को रबिश बोलते हैं। ऑल राइट,
बस थोड़ा बहुत का अंतर है। इज ए वेस्ट टाइप कंसिस्टिंग ऑफ एवरीडे आइटम्स दैट आर डिस्कार्डेड बाय द पब्लिक। ऑब्वियसली पब्लिक ने जिसको डिस्कार्ड कर दिया है उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। माइनिंग वेस्ट कम फ्रॉम द एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मिनरल रिसोर्सेज। जब हम ओर से मेटलर्जी प्रोसेस वगैरह करते हैं दोस्तों, वहाँ से बहुत सारा जो वेस्ट निकलता है, स्लैग निकलता है, इंप्योरिटीज निकलता है, उसको माइनिंग वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। इट इंक्लूड्स मटीरियल सच एज टॉपसोइल ओवरडन विच आर रिमूव्ड टू गेन एक्सेस टू मिनरल रिसोर्सेज एंड वेस्ट रॉक एंड टेलिंग आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स ना हम मिनरल से और निकालते हैं, और से फिर हम आपका जो मेटल निकालते हैं, प्रीशियस मेटल निकालते हैं दोस्तों, तो उसमें बहुत सारा और कहाँ मिलता है हमको, मिनरल कहाँ मिलता है, चट्टानों में मिलता है। तो चट्टानों का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है उन सब चीज़ों से जो वेस्ट जनरेट होता है या इम्प्योरिटीज़ भी कह सकते हैं, उसको हम माइनिंग वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्रीकल्चर वेस्ट। Agricultural waste is waste produced as a result of various agricultural operations. It includes manure and other waste from farms, poultry houses, and slaughterhouses. Harvest waste, fertilizer runoff from fields, pesticides that enter into the water, air, soils, and salt and silt drain from the fields. मतलब फील्ड से आपके खेतों से जो वेस्ट निकल सकता है, या मान लीजिए कि मैन्योर एक्सेस हो गया है, एक्सेस मैन्योर भी आपका मतलब पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, आपका वेस्ट क्रिएट, जो भी चीज़ एक्सेस है, जो एक्सेस है, अनवांटेड है, यूजलेस है, वो सब क्या वेस्ट है। पेस्टिसाइड हो सकता है। स्लॉटर हाउस बुचर खाना जहाँ भी है दोस्तों, वहाँ से भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, ये हो सकता है। हार्वेस्ट वेस्ट, काटने के बाद जो कुछ बच जाता है फसल के कटाई के बाद, उसको हार्वेस्ट वेस्ट कहते हैं। फर्टिलाइजर रन ऑफ, मान लीजिए एक्सेस इरीगेशन कर दिए, फर्टिलाइजर डाले थे फील्ड में और एक्सेस इरीगेशन कर लिए, तो वहाँ से जो रन ऑफ निकलेगा वो भी अपने आप में वेस्ट हो सकता है। पेस्टिसाइड वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम एग्रीकल्चर वेस्ट के अंतर्गत रखेंगे। ऑल राइट, Thus, the term municipal solid waste is generally used to describe wastage from private homes, commercial establishment and institution। जो हमारा कॉमर्शियल रेसिडेंशियल से निकलता है, प्राइवेट होम से निकल सकता है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, इंस्टीट्यूशन से जो वेस्ट निकलता है उसको हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हम किसको इंक्लूड करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डज नॉट नॉर्मली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट टाइप्स जनरेटेड बाय कम्युनिटी। देखिए यहाँ पूछा है कि आप हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हम किसको नहीं रख सकते हैं, कम्युनिटी के द्वारा जो जनरेट होता है उसमें से कौन सा ऐसा वेस्ट है जिसको म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत नहीं रखेंगे। फर्स्ट है म्यूनसिपल सर्विस वेस्ट, ऑब्वियसली ये तो म्यूनसिपल सर्विस वेस्ट होगा ही। इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, डिमोलेशन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल वेस्ट इंक्लूड है, डेमोलेशन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेमोलेशन वेस्ट इंक्लूड है। इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि इसमें से कौन आप नहीं रखना चाहिएगा या किसको यूजुअली नहीं रखते, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ऑल राइट, ऑप्शन वाइज हम आंसर देंगे दोस्तों। थोड़ा बहुत तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं, बट लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो मोस्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा आंसर को, तो वही इंडस्ट्रियल वेस्ट को देना पड़ेगा। देखिए म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज मोर कॉमनली नॉन एज ट्रैश और गार्बेज। इसको हम ट्रैश और गार्बेज बोलते हैं। कहाँ पर, यूएस में ट्रैश और गार्बेज बोला जाता है, अभी हम पढ़ा था। और ब्रिटेन में इसको रबिश बोला जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल पॉइंट है। इट कंसिस्ट ऑफ एवरीडे आइटम्स दैट वी यूज एंड थ्रो अवे सच एज प्रोडक्ट, पैकेजिंग, ग्रास क्लिपिंग, फर्नीचर, क्लॉथिंग, बोटल्स, फूड स्कार्प, न्यूज़पेपर, एप्लियंसेज, पेंट एंड बैटरीज। ये सारी चीज़ें जो हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं और जिसको हम थ्रो कर देते हैं, अल्टीमेटली जिसका हमको काम नहीं होता या एक्सेस हो जाता है, या जैसे बैटरी है, बैटरी का सेल अगर बैटरी खत्म हो गया है दोस्तों, डेड हो जाता है, तो उसको हम फेंक थ्रो कर देते हैं, वो सब क्या है, वेस्ट के अंतर्गत आएगा। इट इज़ नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट, इट कम्स फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड लोकल काउंसिल्स। ये यूजुअली नॉन हैजार्डस होता है, लेकिन कुछ हैजार्डस के अंदर भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है। 100% आपके बाउंड्री नहीं डाल सकते बीच में, ओके, थोड़ा बहुत तो बीच में ट्रांजिशन लाइन रहता ही दोस्तों, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि नॉन हैजार्डस है तो पूरा जो नॉन हैजार्डस वेस्ट म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर सिर्फ नॉन हैजार्डस ही आएगा, नहीं। हम कह सकते हैं मोस्टली क्या होता है इसके अंतर्गत नॉन हैजार्डस ही होता है। हमारे घरों से जो मोस्टली वेस्ट निकलते हो क्या होता है, नॉन हैजार्डस भी होता है, लेकिन कुछ हैजार्डस भी होता है, ओके। ये परसेंटेज वाइज चलता है। ऑल राइट, देखिए नोट है, द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट डज नॉट नॉर्मली इंक्लूड इंडस्ट्रियल वेस्ट। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हम जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट को, एज इट में कंटेन केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस दैट में भी हैजार्डस। क्यों कि इसके अंतर्गत लॉजिक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंदर केमिकल्स हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है जो कि हैजार्डस हो, ओके। देर आर डिफरेंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द रिकग्नाइज्ड मेथड। मतलब सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने का कई सारा मेथड है, कुछ यहाँ पर दिया गया है। सैनिटरी लैंडफिल हम करा सकते हैं, इंसिनरेशन, जब अगर कोई हैजार्डस वेस्ट है तो उसका इंसिनरेशन कर देते हैं।
रिकवरी एंड रिसाइकलिंग बेस्ट तरीका है, और कंपोस्टिंग ये तो बहुत ज़्यादा वेस्ट तरीका है। ओके, तो इन सारे तरीकों से हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, रिकवरी एंड रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड नॉन पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट। देखिए इसमें से आपको पूछा है कि नॉन पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट में हम किस किस को रखेंगे। ओके, पेपर है, फ्रूट पिलिंग है और मेटल आइटम्स है। तो हमने बताया था दोस्तों कि नॉन पुट्रेसेबल जो मतलब नेचर में इजीली डिकम्पोज ना हो, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसको हम नॉन पुट्रेसेबल में रखते हैं। पेपर को भी हम नॉन पुट्रेसेबल में रखते हैं, और मेटल आइटम्स तो है ही, ये सब क्या है, नॉन डिकम्पोजेबल है, ये हमारा नॉन पुट्रेसेबल है। फ्रूट पिलिंग इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा भरा पड़ा रहता है, तो ये इजीली डिकम्पोजेबल होता है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसको पुट्रेसेबल भी कहते हैं दोस्तों। जो हमारा फ्रूट पिलिंग है, वेजिटेबल पिल्स वगैरह जो होता है, वो सब हमारा क्या तो पुट्रेसेबल है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट, इट मीन्स सॉलिड वेस्ट दैट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोड्यूसेज स्टेबल प्रोडक्ट एंड गैसेज। इसके अंतर्गत वो सारा वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम रखते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हो और कैपेबल ऑफ डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ईजिली डिकम्पोज हो जाए, ओके, बैक्टीरिया फंजाई के थ्रू, और आफ्टर दैट वो जो प्रोडक्ट बनाए, कुछ स्टेबल प्रोडक्ट जैसे गैसेज वगैरह बना सकता है। डिकम्पोज होने के बाद गैसेज बना सकता है, आपका मैन्योर बना सकता है। एग्जाम्पल देखिए पुट्रेसेबल का, गार्बेज हो गया आपका, ऑफल डेड एनिमल्स हो गया, फ्रूट पिलिंग्स हो गया, जनरल हाउस होल्ड वेस्ट, जितना भी हो सकता है जनरल हाउस होल्ड वेस्ट जो डिकम्पोजेबल है उसको हम पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखेंगे। ऑल राइट, नॉन पुट्रेसेबल देखिए, नॉन पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट, इट मीन्स सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स दैट डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर दैट इज सब्जेक्ट टू रैपिड डिकम्पोजिशन बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर यूजुअली नहीं होता या बहुत कम होता है। ऑल राइट, और जिस पे बैक्टीरिया और फंजाई दोस्तों उसको इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकता है, नॉट जो ऑब्वियसली प्लास्टिक है उसको बैक्टीरिया फंजाई भी उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है, तो उसको हम नॉन पुट्रेसेबल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखेंगे। ऑल राइट, इसके अंदर देखिए ग्लास है आपका, पेपर हो सकता है, कार्डबोर्ड प्लास्टिक्स हो सकता है, मेटल एसएजीटी सब, ये सब क्या आपका नॉन पुट्रेसेबल है। ऑल राइट, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सॉलिड वेस्ट मीन्स एनी गार्बेज या रिफ्यूज स्लज फ्रॉम ए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट और एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल एक्टिविटीज। मतलब सॉलिड वेस्ट के अंदर किसको रखते हैं, कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है, तो आपका देखिए इसके अंदर कोई भी गार्बेज हो सकता है, कोई रेफ्यूज़ है, स्लज हो सकता है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का, वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट का अगर कुछ स्लज वगैरह या सीवेज वगैरह हो सकता है आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद, वो उसको हम सॉलिड वेस्ट के अंदर रख सकते हैं। एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी से कुछ जनरेट हो रहा है वहाँ, उसको हम रख सकते हैं। एंड अदर डिस्कार्डेड मटेरियल जो कि आपका इंडस्ट्री से, कमर्शियल से या रेसिडेंशियल एक्टिविटी से जनरेट होता है, उसको हम सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखेंगे। वुड वेस्ट मीन्स अनट्रीटेड वुड एंड अनट्रीटेड वुड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ट्री स्टम्प, होल और क्लिप्ड ट्रीज, ट्री लिम्स, बार्क, सॉडस्ट, चिप, स्कार्प, स्लैब्स, माइलिंग एंड सेविंग। देखिए जिसको अनट्रीटेड वुड जिस वुड का सही से उसको ट्रीट नहीं किया गया हो, फर्दर ट्रीट नहीं किया गया हो, उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। कई सारे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जैसे ट्री का स्टम्प हो सकता है, ट्री हो सकता है, ट्री लिम्ब हो सकता है, बार्क हो सकता है, उसका सॉडस्ट हो सकता है। इन सारे जिससे जो वेस्ट जनरेट होता है ये सब क्या तो हमारा वुड वेस्ट है। नो डाउट ये सब क्या हमारा बायोडिग्रेडेबल है, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा इन नेचर में, ये कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। लिक्विड वेस्ट means any waste material that is determined to contain free liquid to a large extent. Such waste water is the liquid waste that contains more than 99% water and less than 1% solid. जो आपका सीवेज है दोस्तों, सीवेज जो देखते हैं बड़ा बड़ा नाला से जो सीवेज बह रहा है उसमें क्या होता है 99% वाटर होता है, 1% ही सॉलिड होता है, वो क्या हमारा लिक्विड वेस्ट है। ओके, तो 99% चूंकि लिक्विड होता है तो इसलिए उसको हम लिक्विड वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। ऑल राइट, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसमें 99% लिक्विड होता है और 1% ही उसमें सॉलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके सिलेबस पे बेस्ड भी है। देखिए द डेंसिटी ऑफ द गार्बेज एंड रबिश वेराइज इन द रेंज ऑफ, आप जब अपना सिलेबस देखेंगे दोस्तों उसमें पूछा हुआ है बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी, तो डेंसिटी रिलेटेड आपका गार्बेज और रबिश का डेंसिटी पूछ सकता है कि उसका रेंज क्या है, डेंसिटी का रेंज क्या है, ये पूछा जा सकता है। एनर्जी वैल्यू वगैरह पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ द गार्बेज एंड रबिश वेराइज इन द रेंज ऑफ डैश एंड डैश, मतलब गार्बेज का डेंसिटी किस रेंज में वेराइज करता है और रबिश का डेंसिटी किस रेंज में वेराइज करता है, तो आपको बताना है। ऑल राइट, तो देखिए दोस्तों
जो गार्बेज का डेंसिटी है वो 450 से 900 होता है, और जो आपका रबिश का डेंसिटी है वो 50 से 400 के आसपास होता है। ओके, इन दोनों के रेंज के बीच में वेराइज करता है। गार्बेज का 450 से 900 से बीच, और आपका रबिश का 50 से 400 के बीच। ऑल राइट, देखिए दोस्तों, गार्बेज इंडिकेट ड्राई रिफ्यूज़, इसके अंतर्गत हम ड्राई रिफ्यूज़ को रखते हैं। इट इंक्लूड्स वेस्ट पेपर, आपका गंदा पेपर हो सकता है, डिकेड फ्रूट्स, जो फ्रूट सड़ गया है, ओके, वेजिटेबल्स हो सकता है, ग्रास हो सकता है, लीव्स हो सकता है, स्वीपिंग फ्रॉम स्ट्रीट, गलियों में झाड़ू लगाने के बाद जो हमको मिलता है वेस्ट, वो आपका इसमें आ सकता है। मार्केट एंड अदर पब्लिक प्लेसेज, वहाँ भी मार्केट में अदर पब्लिक प्लेसेज में हम स्वीपिंग करते हैं, उसके बाद जो वेस्ट जनरेट होता है वो सब आपका गार्बेज के अंतर्गत आएगा। दस गार्बेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड पुट्रीफाइंग मटेरियल, गार्बेज के अंदर आपका बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल मिल सकता है, और पुट्रीफाइंग मटेरियल मतलब बायोडिकम्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इसके अंतर्गत होता है। चूँकि ऑर्गेनिक है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको आसानी से इसको डिकम्पोज कर देगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द डेंसिटी ऑफ गार्बेज यूजुअली वेराइज बिटवीन 450 से 900 kg पर मीटर क्यूब, जो गार्बेज का डेंसिटी है हमारा 450 से 900 kg पर मीटर क्यूब के बीच में इसका रेंज है वेराई करता है। ऑल राइट, 450 से 900 kg पर मीटर क्यूब, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा रबिश। रबिश इज अ जनरल टर्म अप्लाइड टू सॉलिड वेस्ट ओरिजिनेटिंग इन हाउस होल्ड, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग गार्बेज एंड एसिड। रबिश के अंदर वो सारा वेस्ट जो हमारे घर से भी निकलता है, ऑब्वियसली घर से ही निकलेगा मैक्सिमम, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से कुछ निकल सकता है, इंस्टीट्यूशन से कोई बड़ा बड़ा स्कूल्स हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, आपका बैंक हो सकता है, वहाँ से भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। लेकिन इसके अंतर्गत ऑब्वियसली रबिश है तो रबिश में हम गार्बेज को और एसेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि गार्बेज और एसेज में दोस्तों बायोडिग्रेडेबल होता है, ये पुट्रेसेबल होता है, और जो हमारा रबिश है वो यूजुअली नॉन पुट्रेसेबल होता है। तो उन दोनों को हम अलग कर दीजिए। उसके बाद जो आता है आपका, जो आपका कॉमर्शियल एक्टिविटीज, रेसिडेंट्स वगैरह से निकलता है, इंस्टीट्यूशन से, उन सबको आप रबिश के अंतर्गत रख सकते हैं। इट कैन इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स डेट मे बी आइदर कम्बस्टेबल और इनकम्बस्टेबल। इसके अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है जो मैक्सिमम उसमें से कम्बस्टेबल भी है, जो आसानी से मतलब जल जाए, और बहुत सारा इनकम्बस्टेबल होता है जिसको हम आसानी से जला नहीं सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। द डेंसिटी ऑफ रबिश यूजुअली वेराइज बिटवीन 50 से 400 kg पर मीटर क्यूब। देखिए रबिश का जो डेंसिटी होता है वो वेराई करता है 50 से 400 kg पर मीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा रेंज है दोस्तों, देखिए 50 से शुरू के 400 तक जाता है। ऑलराइट, मतलब रेंज इसका बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा रेंज, डेंसिटी का वेरिएशन का रेंज सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपका रबिश का। रबिश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हमको डिस्पोजल करना है, उसका निपटान करना है, तो हम इनमें से हम कौन सा मेथड को चूज करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट है सैनिटरी लैंडफिल मेथड। ऑब्वियसली सैनिटरी लैंडफिल मेथड हम इसका यूज़ कर सकते हैं। स्लीडिंग एंड पल्वराइजेशन का भी यूज सकते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड, ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड में दोस्तों हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का नहीं करते, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का तरीका है। ओके, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का आपने पढ़ा होगा। अटैच्ड एरोबिक यहाँ पर हम स्टोन्स के हेल्प से जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर था वहाँ पर हम वाटर को स्प्रिंकल करते थे। ट्रिकलिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंकल करते थे वहाँ पर, और वो रॉक बेड पर गिरता था वाटर, वहाँ का ऑर्गेनिक मैटर फिर अब खुद ब खुद वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था, वो उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता था। ओके, एरोबिक कंडीशन हम देते थे, इसलिए वो अटैच्ड एरोबिक प्रोसेस था। ध्यान रखिएगा, इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर नहीं हो सकता क्योंकि ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, हमसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का पूछा है, तो ये तो लिक्विड वेस्ट हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड। मेथड्स फॉर डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, फर्स्ट लैंडफिल। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन्वायरमेंटली, ये मतलब सबसे अधिक यही किया जाता है क्योंकि आसानी से आप जाके मतलब आपको सिर्फ ले जाना है, वहाँ पर डंप कर देना है, तो ये सबसे आसान होता है, लेकिन बेस्ट नहीं होता दोस्तों, सबसे बेस्ट नहीं है, ये आसान है, इजी है। एंड इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल मेथड, इसमें खर्चा भी बहुत कम पड़ता है क्योंकि कुछ नहीं करना होता, हमको ले जाकर बस वहाँ पर डाल देना पड़ता है दोस्तों। इंसिनरेशन या कराएं आप, पायरोलाइसिस कराएं, कंपोस्टिंग कराएं, उन सब में खर्चा पड़ता है, इसमें कोई खर्चा नहीं पड़ता है। ये थोड़ा बहुत, कोई तो नहीं मतलब थोड़ा बहुत खर्चा पड़ता है। इन दिस गार्बेज इज बेसिकली स्प्रेड आउट इन द थिन लेयर कंप्रेस्ड एंड कवर्ड विद द सॉइल प्लास्टिक फॉर्म। मतलब गार्बेज को क्या करते हैं हम, डंप, कोई एरिया डंप किए, ट्रेंच करवाएं वहाँ पर, उसके अंदर डाल दिए, ऊपर से क्या मिट्टी से उसको कवर कर देते हैं। आपने सुना भी होगा दोस्तों सैनिटरी लैंडफिल का, हाल ही फिलहाल में जो दिल्ली में अब वहाँ म्युनिसिपल का इलेक्शन भी होने वाला है, तो वहाँ पर आपने गाजियाबाद का जो सैनिटरी लैंडफिल साइट के बारे में सुना होगा, कितना कूड़ा का ढेर हो चुका है, बहुत मतलब पहाड़ बन चुका है वहाँ पर कूड़ा का।
जो आपका कह सकते हैं वेस्ट है उसका पहाड़ बन चुका, कई सारा पहाड़ है। तो केजरीवाल ने कहा है कि ये सारा पहाड़ जो है बीजेपी, आप आरोप प्रत्यारोप तो आपस में सब चलते ही रहता है कि उसने मतलब पूरा का पहाड़ मतलब खड़ा कर दिया, और वो कहता है उसने कर दिया, मतलब किसी ने इसको डिकम्पोज करने पर बातचीत नहीं किया, इसका डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाए इस पर बात नहीं किया। ओके, बस आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। तो गाजियाबाद के बारे में बहुत ज़्यादा नाम सुना जाता है कि वहाँ पर बड़ा बड़ा पहाड़ मतलब क्रिएट हो चुका है आपका वेस्ट का। देखिए, कवर्ड विथ सॉइल और प्लास्टिक फॉर्म, इट इज यूज्ड इन अर्बन एरियाज वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। अधिकतर शहरी एरिया में क्या जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, जैसे हमने आपको गाजियाबाद के बारे में बताया है। अब गुरुग्राम के आसपास दोस्तों, कभी गुरुग्राम के आसपास बाहरी इलाका में जाइएगा तो वहाँ देखिए कि पहाड़ों का मतलब कोरों का पहाड़ है, जो आपका वेस्ट है उसका बड़ा बड़ा पहाड़ है दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। पूरे जाके पहाड़ को क्या कर दिया है, सॉरी वेस्ट को गुरुग्राम के आसपास वाले क्षेत्र में मतलब पूरा छोड़ दिया है, वहाँ पर पहाड़ बन गया है। कि दिल्ली है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहीं पर, 11,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली का, आप समझ सकते हैं कितना सारा वेस्ट डेली वहाँ पर जनरेट हो रहा होगा। इंसिनरेशन, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसके हम जानते हैं कि इसमें सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हैट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, अंटिल द वेस्टेज आर टर्न्ड इनटू एसिड, जब तक कि वेस्ट हमारा एस में कन्वर्ट ना हो जाए, राख में कन्वर्ट ना हो जाए। इट इज़ यूज्ड व्हेन द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ रेफ्यूज इज वेरी हाई, ये तभी करते दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी वेस्ट का जब कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि कैलोरिफिक वैल्यू से रिलेटेड भी आपके सिलेबस में है। तो जिस भी वेस्ट का यूजुअली कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होता है उसके लिए हम इंसिनरेशन तक करते हैं। वॉल्यूम ऑफ रेफ्यूज इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ऑब्वियसली इससे कि आग हम जब लगाएंगे किसी को जलाएंगे तो उसका वॉल्यूम तो कम ही जाएगा, तो इसमें वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने का बायोलॉजिकल मेथड है, ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर देते हैं हम। इट कैन बी डन आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी कर सकते हैं और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी करते हैं। देखिए मान लीजिए कहीं पर कूड़ों का ढेर है दोस्तों, बहुत सारा ढेर है, तो ऊपर में जो रहेगा ऑब्वियसली उसको ऑक्सीजन तो नेचर से मिल रहा है, ऑक्सीजन तो मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, एरोबिक कंडीशन, वो डिकम्पोज होगा। लेकिन जो नीचे है, नीचे से तो उसका एयर से कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, मतलब एनएरोबिक जिसको कहते हैं, एनएरोबिक कंडीशन। तो कंपोस्टिंग और ह्यूमस दोस्तों बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कंपोस्टिंग ह्यूमस में अंतर क्या है। तो कंपोस्टिंग यूजुअली जो होता है एरोबिक, कंपोस्टिंग जो हम यूजुअली टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो एरोबिक में मतलब के लिए करते हैं, और ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस का जो फॉर्मेशन होता है यूजुअली एनएरोबिक कंडीशन में होता है। ऑलराइट, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, ऑब्वियसली दोनों से हमारा मैन्योर ही बनेगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। एंड प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ह्यूमस, इसके बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है उससे हमको बनता है तो ह्यूमस मिलता है, और कंपोस्ट मैन्योर। देयर आर मेनली 2 मेथड, इसका 2 मेथड, इंदौर और बेंगलोर मेथड। ऑब्वियसली दोस्तों आप जानते होंगे कि इंदौर मेथड हमारा क्या है, तो एरोबिक है, इंदौर मेथड जो कंपोस्टिंग है वो एरोबिक है, और बेंगलोर मेथड जो हमारा एनएरोबिक है। श्रेडिंग, देखिए इट इज द प्रोसेस ऑफ साइज रिडक्शन वेस्ट मटेरियल। श्रेडिंग में क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल का हम साइज को एकदम रिड्यूस करते हैं, बहुत कम कर देते हैं, उसका माइन्यूट करते हैं, ताकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके कारण कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से उसको डिकम्पोज कर पाए। तो श्रेडिंग मतलब साइज रिडक्शन। गैसिफिकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी आपके सिलेबस में गैसिफिकेशन है। देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या है, गैसिफिकेशन है, इंसिनरेशन है, पेलेटिलाइजेशन है, पायरोलाइसिस है, वेट ऑक्सीडेशन है, थर्मल प्रोसेस है, बहुत सारा है, कंपोस्टिंग है, ये सारा आपके सिलेबस का है, तो आपको जरूर इसको देखना चाहिए। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व बायोमास हीटिंग एट एक्सट्रीम टेम्परेचर 500 से 1400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी हम बायोमास को हीट करते हैं, यूजुअली उसको हम आग लगाते हैं 500 से 1400 डिग्री सेल्सियस के रेंज में, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड कंबस्टेबल गैस मिक्सचर। यहाँ पर हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ऑलराइट, यहाँ ऑक्सीजन नहीं देते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इंसिनरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, गैसिफिकेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देते हैं दोस्तों, कहीं पर लिखा रहता है कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देते हैं, कहीं पर लिखा कहीं नहीं देते हैं। लेकिन पायरोलाइसिस में हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं, यहाँ पर गैसिफिकेशन में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देते हैं, मतलब बहुत कम। इंसिनरेशन तो बिल्कुल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। दिस प्रोसेस ट्रांसफॉर्म कार्बोनेसियस कंस्टिट्यूएंट इनटू हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हायर हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन। देखिए बहुत सारा वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल में तो उसमें कार्बन तो है ही, ओके, हाइड्रोकार्बन होता है सब में, तो उसको क्या करता है, तो जो कार्बोनेसियस मटेरियल है, कार्बोनेसियस कंस्टिट्यूएंट है हमारे वेस्ट के अंतर्गत, उसको हाइड्रोजन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, मीथेन में, और कोई हायर हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन उसमें कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, इंसिनरेशन देख लिए। ऑटोक्लेविंग देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट दैट यूजेज हीट, स्टीम एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ
प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट। ऑटोक्लेविंग दोस्तों यूजुअली बायोमेडिकल वेस्ट, जो मतलब हम हॉस्पिटल वगैरह में करते हैं, स्टेम का यूज़ करते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा मतलब भाप, मतलब वाटर को गर्म करके स्टेम बना के उसके अंदर जो भी हमारा ऑपरेशनल इक्विपमेंट है दोस्तों, जिससे हम सीजरियन वगैरह, सीजरियन डिलीवरी के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट, हमारा जो औजार वगैरह यूज़ होता है, सीजर्स है, कई सारा है, उसका हम जो इस्तेमाल करते हैं, या उसको फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं, स्टेराइल बनाने के लिए दोस्तों, उसको एकदम स्टेराइल बनाने के लिए हम ऑटोक्लेविंग का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो स्टीम की हेल्प से उसको हम प्रोसेस करते हैं। देखिए, द ट्रिकलिंग फिल्टर है यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ट्रिकलिंग फिल्टर का हम वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट में यूज़ करते थे, ये हमारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा, ना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताने कि कौन इसमें से सही है, ओके, कौन इसमें से करेक्ट है। देखिए, फर्स्ट पढ़ते हैं, बोथ द स्मॉलर साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एड्स इन द फास्टर डिकम्पोजिशन, कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट का जो भी हमारा वेस्ट है दोस्तों, उसका हम जितना ज़्यादा श्रेडिंग करें, उसके साइज को रिड्यूस करें, जितना साइज अब छोटा होगा, हम अभी बात किए थे दोस्तों कि जितना भी हम श्रेडिंग करते हैं, साइज रिडक्शन करते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से उसको डिकम्पोज कर सकता है। तो ये तो बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है कि जितना ज़्यादा स्मॉलर साइज होगा कॉन्स्टिट्यूएंट का, उसका डिकम्पोजिशन का रेट उतना ज़्यादा फास्टर होगा। ये तो सही है दोस्तों। नेक्स्ट है उसमें, एंड द हायर इज द स्टैंडर्ड लिविंग द मोर इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितना ज़्यादा होगा, आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होगा तो वेस्ट जनरेट भी बहुत ज़्यादा होगा, ओके। क्योंकि आप ऑब्वियसली मार्केट में अधिकतर रहेंगे, सारा चीज़ होता है पैकेज्ड फूड वगैरह, आप बड़े बड़े मॉल का मतलब विजिट करेंगे, वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, और फिर 2 दिन के बाद ही उसको छोड़ देंगे, तो कितना सारा वेस्ट जनरेट होगा, ओके। तो जितना बढ़िया आपका स्टैंडर्ड लिविंग होगा उतना सारा वेस्ट जनरेट होगा। यही कारण है कि अमेरिका, यूएस और यूके में बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम सबसे बहुत बेटर है, ओके। तो ये स्टूडेंट तो बिल्कुल सही है। और भी देखते हैं, द स्मॉलर द साइज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एड्स द फास्टर डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट। ये सही है बिल्कुल, जितना साइज छोटा होगा उसका डिकम्पोजिशन बढ़िया होगा, ये भी सही है। द हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द मोर इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड होगा किसी व्यक्ति का, उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, ये भी सही है। लास्ट, द लार्जर साइज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एड इन द फास्टर डिकम्पोजिशन वेस्ट, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लेकिन देखिए आप दोस्तों, ये जो थर्ड स्टेटमेंट और जो सेकंड स्टेटमेंट, वो एक ही स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा मोर बेटर हो जाएगा, ओके। क्योंकि इसमें दोनों का बात किया है, जो सेकंड और थर्ड में बात किया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि साइज जितना छोटा होगा, वेस्ट का साइज जितना छोटा होगा, डिकम्पोजिशन रेट उतना ज़्यादा होगा, ये ठीक है। दूसरा बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा। ऑलराइट, देखिए फर्स्ट आंसर है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हम पढ़ चुका है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिफाइंड वेस्ट कलेक्टेड बाय म्युनिसिपैलिटी डिस्पोज एट द म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल साइट एंड इंक्लूड्स रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉमर्शियल, म्युनिसिपल एंड कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट। इसके अंतर्गत ये सारे वेस्ट को हम रखते हैं, आसान है। द मेन रीजन फॉर द रैपिड इंक्रीज इन सॉलिड वेस्ट, जो इन दिनों सॉलिड वेस्ट का जनरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका कारण क्या है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज। ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है। रैपिड अर्बनाइजेशन, लोग शहर की तरफ भाग रहे गाँव से। बिकम बूमिंग इकोनॉमी ऑब्वियसली हमारा जो है स्काई रॉकेटेड हुआ है दोस्तों। द राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज, हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ भी जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली यहाँ भी बढ़ा है, ओके। ये सब कारण है कि वेस्ट जनरेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाउ टू रिड्यूस वेस्ट जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के जनरेशन को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो फर्स्ट है, टेक रीयूजेबल बैग्स टू द ग्रोसरी स्टोर इंस्टेड ऑफ सिंगल प्लास्टिक बैग्स। सिंगल प्लास्टिक बैग्स के बदले में आपको जो रीयूजेबल बैग्स हैं ग्रोसरी स्टोर पर, उसको ले जाना चाहिए, आपके घर से ही ले जाना चाहिए दोस्तों, बैग वगैरह लेके जाना चाहिए, ताकि हमको वहाँ पर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना लेना पड़े, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक अल्टीमेटली हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर खतरा पैदा कर सकता है, खतरा पैदा कर रहा है दोस्तों। स्थिति खराब हो चुकी है, अब तो बद से बदतर होगा, अब तो उसका परिणाम बस हम देखने को मिलता है हमें। अब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, अब यदि हम सुधारे नहीं, उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किए पूरी तरह से, तो आए दिन आप देखते हैं बड़ी बड़ी त्रासदी, जो कैटास्ट्रॉफी जिसको कहते हैं, महाप्रलय वगैरह, ये सब चीज़ें हो रही है, और बिल्कुल हो रही है, और लगातार होते ही रहेगा यदि उस चीज़ को हम पूरी तरह कंट्रोल न करें। बढ़ा दिए तब तो जो मत पूछिए उसके बाद क्या होगा, लेकिन अगर हम कंट्रोल कर ले तो बहुत चीज़ थम सकता है। आपने कोविड के समय में देखा था दोस्तों, ये सब क्या कैटास्ट्रॉफी ही है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट आइटम्स विद लिमिटेड और नो पैकेजिंग, ऐसा आइटम्स का हम इस्तेमाल करें जिसका मतलब लिमिट पैकेजिंग उसके अंतर्गत ना हो, ओके।
पैकेज्ड चीज़ तो और बहुत ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करता है। यूज़ ए रिफिलेबल कंटेनर फॉर वाटर इन प्लेस ऑफ बोटल्ड वाटर। देखिए बोटल्ड वाटर आप बार बार जो परचेज करते हो उससे बेहतर है कि एक अच्छा सा बोतल खरीद लीजिए और उसी को बार बार उसमें वाटर आपका बार बार उसमें भर के आप वाटर का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है थिंक ट्वाइस बिफोर प्रिंटिंग मटेरियल फ्रॉम द इंटरनेट। ऑब्वियसली इंटरनेट से किसी भी चीज़ को प्रिंट करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए कि क्या सही में इसकी हमको वास्तविक ज़रूरत है या हम मतलब इसको फ़ोन में रखने के बाद हमारा इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर इस्तेमाल हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा काम का नहीं है तो उसको मत इसको प्रिंट कीजिए, क्योंकि प्रिंट करने के बाद वो आपके पास क्या होगा, गैदर होगा, इकट्ठा होगा, डिपॉजिट होगा, वो अल्टीमेटली बाद में कुछ दिनों के बाद जब उसका काम हो जाए तो वेस्ट ही होगा। ओके, तो ये भी चीज़ हम इसके थ्रू भी वेस्ट जनरेशन को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एन इंजीनियर्ड फैसिलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। देखिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने का इंजीनियरिंग तरीका क्या है। सेप्टिंग टैंक ये लिक्विड वेस्ट के लिए है दोस्तों। सैनिटरी लैंडफिल ये ठीक है। डग वेल्स भी जी बिल्कुल नहीं। टेंडम लैंडफिल मतलब कहीं के जाके आप लैंडफिल कर दिए, ये बिल्कुल नहीं, कहीं अप्रोप्रिएट जगह प्रॉपर जगह पर ही करना चाहिए। ओके, तो सेकंड ऑप्शन जो इंजीनियरिंग तरीका है ये है आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने का बेस्ट है, सेकंड ऑप्शन दोस्तों। देखिए सैनिटरी लैंडफिल, दिस इज ए मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल करने का एक बढ़िया तरीका है। इन दिस मेथड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज इज बीइंग कैरिड आउट ओवर द लो लाइंग एरिया इन द लेयर्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर थिक। मतलब वहाँ पर हम जहाँ थोड़ा बहुत गड्ढा वाला एरिया होता है वहाँ पर जाके कुछ और गड्ढा करते हैं और कम से कम 1.5 मीटर का, और उसमें जाके उसको डंप कर देते हैं वेस्ट को, और ऊपर से मिट्टी से उसको हम कवर कर देते हैं। Each layer after being decomposed is properly compacted and left for at least 7 days before the application of another layer over it। मतलब एक बार आप जब ऐसे ही डंप कर दिए दोस्तों, ऊपर से मिट्टी डाल दिए, तो कम से कम 7 दिन उसको छोड़ दें, फिर जाके उस पर दूसरा लेयर आप डालें। ऑल राइट, दिस एंटायर प्रोसेस बायोलॉजिकल इन अप्रोच। ऑब्वियसली ये क्या हमारा तो बायोलॉजिकल अप्रोच है, लेकिन आपका वेस्ट जो होना चाहिए सेग्रीगेटेड होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल या पुनर्रिसाबल वेस्ट होना चाहिए दोस्तों, ताकि वो जो हम डंप किए हैं वो इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। अगर प्लास्टिक को हम डंप कर दें तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन हम पुनर्रिसाबल सॉलिड वेस्ट को अगर डंप किए तो वो क्या होगा, मैन्योर बन जाएगा, अल्टीमेटली हमारे जो सॉइल का फर्टिलिटी को ही बढ़ाएगा। ओके, फॉर ऑप्टिमम डिकम्पोजिशन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द रेफ्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन 60%। मतलब ऑप्टिमम अच्छे प्रकार से उसका डिकम्पोजिशन हो, उसके अंदर उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो 60% के अंदर ज़्यादा उसका मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। दिस इंटायर प्रोसेस कंप्लीटेड विद इन 2 से 12 मंथ आफ्टर विच द हाइट ऑफ द लैंडफिल इज रिड्यूस बाय 25 से 40%। देखिए इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में 2 से 12 महीना का मतलब 2 महीना से 1 साल का वक्त लग सकता है, और उसके बाद जाके आपका जो लैंडफिल का वॉल्यूम हो सकता है वो रिड्यूस होकर 25 से 40% हो जाएगा। मान लीजिए इतना बड़ा आपने ढेर कर दिया, डंप करने के बाद आपका ढेर इतना हो गया, तो 25 से 40% तक आपका जो है अल्टीमेटली जो 1 साल के बाद इतना ज़्यादा रह जाएगा आपका। ऑब्वियसली डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होगा तो वॉल्यूम उसका कम होगा। डिकम्पोज होने के बाद क्या होता है, मेनली गैस बनता है, मैन्योर बनता है, तो मैन्योर वगैरह का जो वॉल्यूम होता है बहुत कम होता है, वो बहुत कम स्पेस लेगा, तो आपका अल्टीमेटली जो है 25 से 40% तक वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के बारे में क्या इनकरेक्ट आपको बताना है। इट यूज टू मेक कंपोस्ट। प्लास्टिक का कंपोस्ट कब से बनने लगा दोस्तों, ये तो गलत है। इट लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली ये नेचर में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है। टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बर्न्ड। ये भी सही है, जब हम उसको जलाते हैं तो बहुत गंदा स्मेल वगैरह आता है, तो टॉक्सिक फ्यूम आता है। इट कैन यूज टू मेक फ्यूल। हाँ, इन दोनों दोस्तों प्लास्टिक से भी कहीं कहीं देखिए फ्यूल बनाया जा रहा है, तो ये इस चीज़ पर काम हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन है, गलत कौन है। देखिए दोस्तों फर्स्ट गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही होगा, जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों कि इट इज यूज टू मेक कंपोस्ट, ये गलत है, हमसे गलत ही पूछ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए प्लास्टिक है पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर विच मीन ए रिपीटेड स्ट्रक्चरल चेन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर होता है, किसका, इथिन का। प्लास्टिक जो है यूजुअली इथिन का पॉलीमर होता है, दोस्तों उसको हम पॉलीथीन भी कहते हैं। ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक डो नॉट हैव द सेम स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली अलग अलग प्रकार का प्लास्टिक का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। सम ऑफ देम आर स्ट्रेट चेन वाइल सम आर हैविंग क्रॉस लिंक्ड चेन। कुछ के बीच में तो स्ट्रेट चेन होता है आपका, कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रेट चेन होता है, कुछ के बीच में आपका कार्बन कार्बन के बीच में तो आपका ब्रांच्ड चेन हो सकता है। ओके, या साइक्लिक चेन भी हो सकता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक जो हीट का पुअर कंडक्टर है। प्लास्टिक का ड्यूरेबल। प्लास्टिक ऑब्वियसली ये ड्यूरेबल है, इसलिए तो हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लंबे समय तक चलता है, ये ड्यूरेबल है, और इस पर मतलब इसको जो बनाने का खर्च पड़ता है बहुत कम पड़ता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ड्यूरेबल है नो डाउट।
दिस इज द रीजन दे आर यूज इन मैनी एप्लीकेशंस एंड द चीपर अल्टरनेटिव टू अदर मटेरियल। यही कारण है क्योंकि ड्यूरेबल है, कोस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है, तो हम बहुत सारे मटेरियल्स को रैप करने में या बहुत चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज टू मेक ड्यूरेबल फर्नीचर टॉयज इवन इन स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट में दोस्तों प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। जो आपका ड्यूरेबल फर्नीचर है, वैसा फर्नीचर जो लंबे समय तक चले, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। टॉयज तो यूजुअली प्लास्टिक का ही बना होता है। ओके, कुछ की पॉइंट देखिए दोस्तों। इट इज़ यूज टू मेक कंपोस्ट, ये बिल्कुल गलत बात है। कंपोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट। कंपोस्टिंग हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने का तरीका है। इट कैन देयरफॉर बी यूज टू रिसाइकिल ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल को रिसाइकिल करने का एक तरीका है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ह्यूमस लाइक मटेरियल नॉन एज कंपोस्ट विच इज गुड फर्टिलाइजर फॉर प्लांट। कंपोस्टिंग में यूजुअली अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है, तो आपका ह्यूमस ही मिलता है जो प्लांट के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट दैट इट कैन नॉट डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस। प्लास्टिक क्या है, तो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है जो कि नेचुरल प्रोसेस से बैक्टीरिया फंजाई इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता है, इसलिए ये मतलब लंबे समय तक एज इट इज़ रहता है और इसको हम मतलब कंपोस्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसका हम लैंडफिल नहीं कर सकते दोस्तों, ये तो बहुत गलत तरीका है प्लास्टिक वेस्ट का लैंडफिल करना। हमने एक आपको केस स्टडी बताया था तो बेंगलोर का, कि जो अहमद खान थे वहाँ पर एक प्लास्टिक के बहुत बड़े मतलब मैन्युफैक्चरर थे। उनको बाद में 20 साल तक उन्होंने प्लास्टिक बनाया। बाद में उनको एहसास हुआ कि प्लास्टिक तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। जहाँ था उनको प्लास्टिक की मतलब फेंका हुआ मिला, तो उनको एहसास हुआ कि हमने 20 साल तक भले ही इससे बहुत ज़्यादा मोटी रकम कमाई है, लेकिन प्रकृति के लिए, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो उन्होंने इसके डिस्पोजल का दोस्तों तरीका खोजा कि हम क्या कर सकते हैं अपने स्तर से। तो उन्होंने प्लास्टिक का दोस्तों पॉली ब्लेंड बनाया। हमने आपको बताया था प्लास्टिक से उन्होंने पॉली ब्लेंड बनाया, और पॉली ब्लेंड को बिटुमिन के साथ मिक्स करके रोड को बनाने में मदद किया दोस्तों। रोड बनाया और बहुत सारा मतलब लंबा रोड बनाया अभी चेन्नई में, बेंगलोर में। ओके, और रोड जो बना दोस्तों, उसकी जो रिपेलेंट कह सकते हैं रिपेलेंट पावर थी, वाटर के साथ जो रिपेलेंट पावर होता है। रिपेलेंट पावर क्या होता है आप जानते होंगे दोस्तों। आपने अभी गांव में कहीं अगर रोड बनती हुई देखा है, तो मानसून से पहले अगर रोड बना है तो मानसून के बाद देखिएगा वो रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं, बेईमान ठेकेदार होते हैं, वो उसमें सही से विटामिन वगैरह या अलकतरा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अपना पैसा बनाने के लिए बस वो एक पतली से लेयर डाल देते हैं पिचिंग का और चल जाते हैं बेईमान जो ठेकेदार होता है। और रोड आपका मानसून के बाद ही 2-3 महीने के बाद ही एक ही सीजन में अपना ध्वस्त हो जाता है। ओके, लेकिन जो उन्होंने बनाया था, अहमद खान जी ने बनाया था, बिटुमिन को मिक्स करके अच्छी तरह से, बिटुमिन में पॉलीब्लेंड को मिक्स करके प्लास्टिक के पाउडर से पॉलीब्लेंड बनाया था। और उसके बाद जो रोड बनाया, तो बारिश होने के बाद भी उसकी जो मतलब कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी थी, लंबे समय तक था। मतलब वो जो रोड बना था उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इसके स्ट्रेंथ कह सकते हैं। बारिश में भी उसमें पानी मतलब नीचे नहीं जा पाया और रोड मतलब बहुत मजबूत रोड बना था। तो ये बढ़िया तरीका था प्लास्टिक को, उसके प्लास्टिक का केस स्टडी उसमें समझाया गया था। इसके बारे में दोस्तों हम आपको वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन उसमें हम बताए भी हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, थ्रोइंग गार्बेज इन प्लास्टिक इज़ नॉट ए प्रॉपर वे ऑफ रिफ्यूजिंग इट। प्लास्टिक को अगर थ्रो कर देते तो उसको रिफ्यूज़ करने का एक बढ़िया तरीका नहीं है। व्हेन स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर फूड इन बैग्स दे सॉलो देम एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ। बहुत बुरी घटना दोस्तों, हम लोग मतलब पर्यावरण को कितना ज़्यादा खराब कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई जानवर आपने प्लास्टिक में किसी भी चीज़ को बंद करके इसे फेंक दिया रोड पर, तो जानवर क्या करता है, ऑब्वियसली उसको लगता है कि उसमें कुछ खाने वाला चीज़ होगा, उसको खोलता है, खाता है, प्लास्टिक भी उसके साथ खा जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। हाल ही में दोस्तों न्यूजीलैंड में लगभग 150 से 200 व्हेल की डेथ हो चुकी है। और उसमें पता लगा है तो देखा है कि उसके पेट में बहुत सारा प्लास्टिक ही है। बहुत सारा उसने प्लास्टिक को मतलब जैसे ब्लू व्हेल सब क्या करता है, मुंह खोलता है, बहुत सारा फूड उसके अंदर आ जाता है। तो ऑब्वियसली कचरा वगैरह भी उसके अंदर आ जाता होगा, प्लास्टिक का कचरा जो समुद्र में, अल्टीमेटली सारा वेस्ट तो समुद्र में ही जाता है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारा मतलब था और उसके मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर देता है, उसकी बहुत सारी डेथ हो गई। बहुत सारा व्हेल की डेथ हो चुकी है। मतलब पूरा का पूरा प्रकृति जो कह सकते हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, पूरी तरह दूषित हो चुका है। इसको अब कंट्रोल नहीं किया गया तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। ऑल्सो यूजिंग प्लास्टिक टू थ्रो द गार्बेज इज हैजार्डस फॉर द इन्वायरमेंट एज इट इज डजंट गेट डिकम्पोज। मतलब प्लास्टिक को अगर हम गार्बेज के रूप में अगर उसको हम क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं ताकि ये डिकम्पोज हो जाए, तो ये अपने आप में हैजार्डस हो सकता है, और क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। नेताओं लोग एक दूसरे से दूसरी जगह COP करते हैं दोस्तों। क्लाइमेट चेंज पर उनका जो बैठक है, COP वगैरह 22, 23, 26, 27 आपने पढ़ा होगा। हम लोग अपने नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जाते हैं अपना फोटो खिंचवा के आ जाते हैं और क्या करते हैं पता नहीं चलता है। ओके, वी रिफ्यूज़। इसके लिए हम सबको अवेयर होना चाहिए। हम सबको ही जो
लोकल आदमी है उन सबको इस पर अवेयर होना चाहिए दोस्तों, और वही इसका अगर रिड्यूस कर सकते हैं तभी जाके इसका मतलब आगे कुछ बढ़िया मतलब रिजल्ट निकल सकता है। अदरवाइज बस ज्ञान देने से और फोटो खिंचवा लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। वी यूज़ प्लास्टिक फॉर कैरिंग नॉन फूड आइटम्स इन इट, मतलब जो नॉन फूड आइटम्स है उसको हम उस प्रकार के प्लास्टिक हम यूज़ कर सकते हैं। टॉक्सिक फ्यूम्स आर प्रोड्यूस व्हेन बर्न्ट, कोई लोग क्या सोचते हैं कि प्लास्टिक हम जला देते हैं। ओके, जला देने से क्या होगा कि आप प्लास्टिक तो ऑब्वियसली आपका मतलब वहाँ पर नष्ट हो गया, डिस्पोज हो गया, लेकिन उससे जो आपका जो फ्यूम्स निकला दोस्तों, उससे जो गैसेज निकलेगा वो आपके नेचर के लिए आपके एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, और भयंकर एयर पोल्यूशन क्रिएट करके, क्योंकि वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा भी बहुत सारा निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो मतलब पॉइजनस है, ये पॉइजनस एयर है दोस्तों। इसको अगर आप इंजेस्ट में ब्रीथ कर लिए तो ये आपके ब्लड के साथ मिक्स करके आपके हीमोग्लोबिन को गड़बड़ कर सकता है, खराब करता ही है। ओके, द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट रिलीज हार्मफुल गैसेज विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ऑब्वियसली प्लास्टिक वेस्ट को जब हम उसको बर्न करते हैं तो उससे जो गैसेज निकलता है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मतलब बहुत घातक है। व्हेन बर्न इट प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्यूम्स, कई सारा मतलब टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करता है। व्हेन प्लास्टिक आर इन्वॉल्व इन फायर दे क्रिएट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, अगर प्लास्टिक को हम फायर में क्रिएट करते हैं तो कई सारा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखिए, एवोल्यूशन टॉक्सिक एंड कोरोसिव गैस, कई सारा जो हमारा जानलेवा और कोरोसिव गैस है वो प्रोड्यूस करता है। लार्ज अमाउंट में स्मोक प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे लोग टायर जलाते हैं दोस्तों, विरोध प्रदर्शन के लिए। देखिए टायर जलाते हैं, जाहिल सब है, उसको हम जाहिल ही बोलेंगे दोस्तों। टायर जलाना कौन मतलब इसमें आपका ये आपका पावर को आप मतलब शो कर रहे हैं। ओके, आपको अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो आप आमरण अनशन कीजिए ना, गांधी जी आमरण अनशन किए थे, भूख हड़ताल कीजिए, लेकिन नहीं, वो टायर जला के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। रेलवे को जलाए थे, आप देखे थे अग्निपथ योजना जो आया था उसमें रेलवे को जला दिए थे, कितनी बड़ी मतलब देश की संपत्ति को नष्ट कर दिए थे जिसके कारण कि पूरे देश को जूझना पड़ रहा है। अभी कितना ज़्यादा महंगाई है सब चीज़ों पर, तो अल्टीमेटली जनता पर ही पड़ेगा। आप अगर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो अल्टीमेटली आप पर ही पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, टायर वगैरह नहीं जलाना चाहिए, कभी भी नहीं जलाना चाहिए। ये सब क्या करता है तो पोल्यूशन को ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। और दिवाली में जो धमाल मचा है उसके बारे में क्या बात बोलना, ज़्यादा अगर कुछ बोला जाए तो लोग सामने से करते हैं कि खैर। प्रोडक्शन ऑफ बर्निंग टार एंड ड्रॉपलेट, ये आपको मतलब बर्निंग टार और ड्रॉपलेट भी प्रोड्यूस कर सकता है प्लास्टिक को जलाने से। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल, मतलब प्लास्टिक का यूज़ करके, ये बढ़िया स्टेटमेंट है दोस्तों, ये प्लास्टिक का यूज़ करके हम उसको फ्यूल बना सकते हैं। इन दोनों इस पर काम चल रहा है। ओके, देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ केमिकली डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड रबर एट एलिवेटेड टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये पायरोलाइसिस के बारे में बता रहे दोस्तों कि पायरोलाइसिस जो करते हैं हम हाई टेम्परेचर पर करते हैं, आपसे ऑक्सीजन के अब्सेंस में करते हैं। ओके, इन जनरल पायरोलाइसिस डज नॉट इन्वॉल्व रिएक्शंस विद ऑक्सीजन वाटर और एनी अदर रिएजेंट। पायरोलाइसिस हम ऑक्सीजन के मतलब अब्सेंस में करते दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते पायरोलाइसिस में, ध्यान रखिएगा। इंसिनरेशन में हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन का अब्सेंस में करते हैं, मतलब एनएरोबिक कंबशन कर सकते हैं आपको। ओके, यहाँ पर ना ही ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ना ही किसी वाटर का और कोई दूसरे रिएजेंट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यूजिंग पायरोलाइसिस प्लास्टिक कैन बी कन्वर्टेड टू फ्यूल। देखिए, पायरोलाइसिस के माध्यम से बच्चा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि पायरोलाइसिस के माध्यम से हम जो हमारा प्लास्टिक है उसको हम फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये ध्यान रखिएगा, पायरोलाइसिस के हेल्प से हम प्लास्टिक को फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम डिस्कस किए हैं दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, प्लीज़ आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई आपका फ्रेंड है तो उसको भी शेयर कीजिए। और रहा बात एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, तो एग्ज़ाम के डेट पर तो हमारा कंट्रोल या आप सबका किसी का कंट्रोल नहीं है दोस्तों, वो तो जो भी बीपीएससी जब उसको जारी करना होगा जारी करेगी। हम आपका क्या काम हो सकता है कि हम आप पढ़ सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, तो आप बस अपना काम कीजिए दोस्तों, वो अपना काम करेंगे। इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं उलझना चाहिए, एग्जाम जब होना होगा तो हो जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।